ओके गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। सो एज द नेम सजेस्ट यू मस्ट गो बाय वन बाय डेफिनेशन, राइट। देयर आर टू पार्ट्स, एक है बेंडिंग, एक है स्ट्रेस। नो स्ट्रेस तुम्हें पता है, मैंने पहले बताया था, इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स which is generated due to loading, right? There are various kinds of loads I have told you. Let me again say, there is axial loads, eccentric axial loads, right? There are transverse shear loads, then eccentric transverse shear loads, right? ETSL, sorry. Then there are moments, right? And the moments can be perpendicular to axis and it can be parallel to axis, right? So the moments which are perpendicular to the axis is called torsional moment, right? And the moments that are parallel to the axis is called bending moments. Okay. So here, as you can see, there are this load, eccentric axial load, these two loads, transverse shear load and TSL, and these four types of loads generates bending in a member. ठीक है, इसको हम एक एक करके देखते हैं पहले, राइट। सो पहले मैं बनाता हूँ एक बीम आपके लिए, राइट। ओके, बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये बीम हो गया, दिस इज अ बीम एंड this is the unvisible part, so I need to draw them. Okay, now see, let us examine one by one, right? Now the point is, you can see there are various types of cross section. If I draw any cross section at the middle, I will get a cross section, right? Sorry, let me draw clearly. So this is a cross section, right? This is a cross section. Take it over here. This is a cross section. And similarly, there are numerous cross section. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हर एक क्रॉस सेक्शन में अगर ऐसा और दो तीन क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ, राइट, इन सब क्रॉस सेक्शन का एक सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। इस सेंट्रॉइड को मैं क्या बोलता हूँ, और हर एक क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक मेरा एक्सिस बनता है जो यहाँ से निकलता है, राइट। एंड दिस एक्सिस मेरा टेढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज सीधा, एंड दिस एक्सिस इज नोन एज सेंट्रॉइडल एक्सिस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। दिस एक्सिस इज नोन एज सेंट्रॉइडल एक्सिस, कि हर एक क्रॉस सेक्शन का मैं सेंट्रॉइड पकड़ता हूँ और उन सारे सेंट्रॉइड को पास करते हुए एक मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, उसको मैं बोलूँगा सेंट्रॉइडल एक्सिस, which is perpendicular to each and every cross section of the member, right? This is centroidal axis. Now the point is, axial load किस डायरेक्शन में होगा? Along the centroidal axis, right? Or I can say this centroidal axis can be also termed as a longitudinal axis for an instance. तो ये longitudinal डायरेक्शन में, ठीक है, जो centroidal axis के पैरेलल है वो longitudinal axis है। Now the point is, axial load हम किसको बोलते हैं? जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब axial load अगर लगेगा तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, लेकिन उसके दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब
एक तो मैं अगर लोड को सीधा लगाऊं तो ये हो गया, एक सेकंड, इसको अगर मैं सीधा लगाता हूं, मतलब पूरा जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ साथ ही लगा रहा हूँ, मतलब इसी के ऊपर लगा रहा हूँ, एफ लगाता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ एक्सियल लोड। लेकिन अगर ये एफ में कुछ डिस्टेंस ई पे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ही लगाता हूँ, लेकिन इट इज एट अ डिस्टेंस ई फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, उसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड। अब तुम्हें एक बात तो समझ आ रहा होगा, ये जो एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड है, ये एक्चुअली में मोमेंट का, ये तो फोर्स लगा ही रहा है, एक्सियल फोर्स तो लगा ही रहेगा, ये तो एफ वुड बी ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, लेकिन ये ई के कारण एक ये फोर्स जो है एक मोमेंट भी लगा रहा है ऐसे, और इस मोमेंट को मैं क्या बोलूँगा, इस मोमेंट की जो वैल्यू होगी एफ डॉट ई होगी। आई होप यू गेट इट। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एफ डॉट ई, राइट। I hope you are able to feel it from the heart that due to this force a moment is generated, and this moment is F into E. Now if I ask you what is the plane of that moment, if I say this is X, this is Y and this is Z, ठीक है, मोमेंट का प्लेन कौन सा है, YZ प्लेन, तो मोमेंट का जो प्लेन है वो MYZ है। नाउ YZ जो है वो YZ प्लेन जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, हाँ जी बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि एक्सिस जो है, सॉरी y एक्स है, क्योंकि जो एक्सिस है वो क्या है, एक्सिस तो x है, तो इसका मतलब मोमेंट जो इस प्लेन पे लग रहा है उस प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, राइट। इसीलिए एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड के कारण एक मोमेंट भी जनरेट होता है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से रबड़ लेता हूँ और मैं ये पूरा रब कर देता हूँ, इसको मैं आपको गौर फरमाने के लिए बोलता हूँ, राइट। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ फॉर एन इंस्टेंस, इसको मैंने दोबारा ड्रॉ किया, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, सीधा जा रहा है, ठीक है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल ही यहाँ पे मैं एक लोड लगाता हूँ, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका इन दोनों के बीच वो E है, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। तो आप एक बात समझ गए होंगे, F फोर्स तो ट्रांसमिट हो ही रहा है, लेकिन एक मोमेंट भी होगा F के कारण, वो क्या होगा, मोमेंट इज F इंटू ई। नाउ अभी एक बार बताओ, ये जो मोमेंट है वो किस प्लेन में है, इट इज़ इन एक्स जेड प्लेन, देखो एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में ये, तो ये मोमेंट इस प्लेन में होगा, तो एम एक्स जेड प्लेन में, राइट, एम एक्स जेड प्लेन में ऐसे लगेगा इस वाले केस, समझ पा रहे हो। नाउ यू कैन सी एक्स जेड प्लेन में एक्स एग्जिस्ट करता है, और एक्स डायरेक्शन में क्या है, आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो इसका मतलब जो मोमेंट लग रहा है, जो मोमेंट का प्लेन है, वो जो प्लेन है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस में, कि मान लो मैंने एक फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है जो F लगाया, लेकिन ये E डिस्टेंस पे, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या हो गया, एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इसके वजह से दो चीज़ होगी, है ना। अब F के वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो इसी प्लेन पे आ रहा है ना, कौन से प्लेन पे आ रहा है, YZ प्लेन पे, तो YZ प्लेन पे जो मोमेंट आया वो क्या हुआ, F इंटू ई। लेकिन एक बार बताओ, इस प्लेन के वजह से जो मोमेंट जनरेट हुआ वो तो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, है ना, मतलब एक्स एक्सिस इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस,
तो आपका जो मोमेंट का प्लेन है ये प्लेन, और आपका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, दिस बोथ आर परपेंडिकुलर, सो इट मीन्स दैट ये बेंडिंग नहीं करेगा, अगर बेंडिंग करेगा तो अलग वे से करेगा, राइट, यू गेट इट। सो एक्सियल लोड होने से काम नहीं चलेगा, द मोमेंट शुड बी एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड, इतना हमें समझ आया, राइट। अब आते दूसरे बात पे। दूसरा बात ये है कि अब मान लो कि मैंने एक ये है, यहाँ से मैंने एक फोर्स लगाया और ये फोर्स F है, मैं अगर x डायरेक्शन में चला जाता हूँ, किसी भी x डायरेक्शन में चला जाता हूँ, और यहाँ पे किसी भी प्लेन को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, राइट, एंड दिस इज x, ये x है, तो इसको पूछता हूँ तेरे को कैसा महसूस हो रहा है, ये बोलेगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो फोर्स है ये मोमेंट लगा रहा है, और ये फोर्स जो मोमेंट लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो एम एक्स वाई प्लेन में ये F इंटू एक्स लगा रहा है, तो मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो है ट्रांसवर्स शेयर लोड की वजह से भी मोमेंट आ रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं अगर इसी फोर्स को अगर मैं एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड लगा देता, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाता F, मतलब E डिस्टेंस पे, फिर भी अब क्या होता, इस फोर्स के वजह से एक टॉर्शन क्रिएट होता इस डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी इस F का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आता, और वो वही आता F एक्स ही आता, समझ पा रहे हो, इस F इंटू E के वजह से M वाई जेड का इफेक्ट आया, लेकिन F इंटू एक्स के वजह से इस फोर्स का तो इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो इस फोर्स के वजह से तुम्हारा एम एक्स है, तो ऐसे बेंडिंग हो। अब देखते हैं कि बेंडिंग के कारण क्या होता है, बेसिकली तुम्हें मैं दिखाता हूँ। कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन, हाँ देखो ये कैसा है, एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है, राइट, एक्सेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है, एक्सेंट्रिक है कि नहीं पता, लेकिन ट्रांसवर्स है पता है। इससे क्या हुआ कि देखो पहले जो था, पहले अगर मैं बोलूँ कि ये फाइबर और जो बीच वाला फाइबर है ना, बीच वाला फाइबर वो सेम, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ भी, है ना, और मान लो ऐसा मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, जो ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, राइट, तो इसका आप समझ गए होंगे, इसका एक अपर वाला फाइबर है, राइट, एक बिल्कुल नीचे वाला कुछ फाइबर होगा, एंड ठीक उसी तरह एक बीच वाला भी फाइबर होगा। अब जो बीच वाला फाइबर है उसको मैं M बोलता हूँ, ठीक है, नीचे वाले को L बोलता हूँ, ऊपर वाले को मैं M बोलता हूँ, सॉरी U बोलता हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर है। बीच वाला जो फाइबर है वो M बोलता हूँ, और हर एक फाइबर के थ्रू एक एक्सिस पास होगा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ठीक है, इतना बात क्लियर है, ठीक है। नाउ यहाँ से एक बात क्लियर आता है कि यहाँ पे U, M और L अगर मैं बात करूँ पहले फिगर की, तो U इक्वल टू M इक्वल टू L है, इट्स क्वाइट क्लियर, क्योंकि पहले बेंडिंग ही नहीं हो रहा। अब बेंडिंग होने के बाद पता है क्या होगा, इस चीज़ को विजुअलाइज करो, अब ये बेंड हो गया ना, बेंडिंग होने के बाद ये जो लोअर फाइबर है, ये जो अपर फाइबर है, और ये जो मिडिल फाइबर है M डैश, इसको मैंने डैश कर दिया, अब L डैश वुड बी ग्रेटर देन M डैश, इट बी ग्रेटर देन U डैश, समझ रहे हो। ऐसा क्यों हुआ, इफ यू आस्क मी आई कैन एक्सप्लेन यू डैट, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसको अगर मैं सर्कल मानता हूँ, राइट, ये अगर बीम है, अगर सर्कल है, तो इसका कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, और इसका कोई एंगल होगा, सॉरी आई डोंट नो व्हाई, इसका कोई एंगल होगा ऐसा, ठीक है? और ये थीटा है, इतना बात तो क्लियर है,
कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पहले फाइबर, ये अगर मैं स्मॉल r बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है r है, तो मतलब ये जो है ये अपर फाइबर, ये लोअर फाइबर है। फ्रॉम अपर टू लोअर फाइबर अगर मैं जाता हूँ, अपर टू लोअर फाइबर जाता हूँ, r इंक्रीजेस, तो r इंक्रीजेस मतलब r थीटा इंक्रीजेस, थीटा तो सेम है, r थीटा इंक्रीजेस मतलब का फाइबर का लेंथ भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी मैं बेंडिंग करता हूँ, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला फाइबर मतलब कोई एक फाइबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, कोई एक फाइबर जो है वो घट जाएगा। तो जो फाइबर बढ़ेगा उसको मैं बोलूँगा, जो फाइबर बढ़ेगा उसको मैं बोला एक्सपेंशन, जो फाइबर घटेगा उसको मैं बोला कॉन्ट्रैक्शन। अब एक फाइबर ऐसा होगा जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और उसको मैं बोलूँगा न्यूट्रल फाइबर। सोचो वो कौन सा फाइबर होगा? वो ठीक वही फाइबर होगा जो बिल्कुल बीच में, द फाइबर विच इज जस्ट एट द मिडल, राइट। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो दैट फाइबर वुड बी this fiber, this fiber which is just at the middle, you know, this fiber जो बिल्कुल बाकी दो फाइबर के मिडिल में। तो मतलब m जो है और m डैश जो है, m इज इक्वल टू m डैश। तो ठीक है, और ये फाइबर आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल सा है, लेकिन इनमें से एक जो है एक्सिस में जाता है यहाँ से, और इस एक्सिस को मैं क्या कहता हूँ इस केस में? न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये ऐसा एक्सिस है जो न्यूट्रल रहता है, ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना एक्सपैंड करेगा। इनफैक्ट अगर आप इसका फोर्स को अगर आप यहाँ से यहाँ लगा दो, F लगा दो, फिर ये ऐसे घूम जाता, ये कुछ ऐसा घूम जाता, लेकिन फिर भी जो मिडिल फाइबर है ना, इन दोनों के मिडिल फाइबर की लेंथ सेम रहती है, ये कहने की बात है, राइट। लेकिन ये हर केस में नहीं रहता है, न्यूट्रल फाइबर जनरली मिडिल फाइबर रहता है, ठीक है। तो इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि बेंडिंग जिस फोर्स के वजह से होता है, उसके वजह से किसी एक फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक फाइबर में एक्सपेंशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के वजह से एक स्ट्रेस जनरेट होता है जिसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर किसी भी मेंबर में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो रहा है, राइट, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाला भी पकड़ूं, इसको मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं मोमेंट लगाता हूँ, राइट, तब क्या होगा? तब एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एक फाइबर एक्सपेंड कर जाएगा, राइट। लेकिन मैं अगर F लगाता हूँ, ये फोर्स F लगा रहा हूँ, F की वजह से क्या होगा? शेयर फोर्स भी डेवलप होगा, और किसी x डायरेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो क्या होगा? F इंटू एक्स इक्वल टू मोमेंट, x से वेरी करेगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जितना मोमेंट होगा उसके आगे होगा, जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में डिस्कस किया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्योर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और प्लेन बॉन्डिंग के इक्वेशन क्या होता है। और उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो ये देखो, बेंडिंग हुआ, शेप चेंज होगा। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है उसको क्या बोलता हूँ? आई सेक्शन। ये आई सेक्शन है, दिख रहा है? दिस इज आई सेक्शन, राइट। आगे चलते हैं। ये देखो, इस शेप को मैं क्या बोलता हूँ? दिस इज अ बेन शेप। बेन शेप मतलब ये टी शेप, ये टी शेप, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो टी शेप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं इनका क्या मतलब है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।